नमस्कार, स्वागत है आपका अर्थ क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5, √7, √2, √3 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमें इसको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने से पहले कुछ बातें बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। इसको सिद्ध करने के या किसी भी चीज को सिद्ध करने का दो तरीका होता है। या तो कोई एक ऐसा नियम जो पर्टिकुलर हम बोल दे कि हाँ ये नियम से ये सिद्ध हो गया कि हाँ एक अपरिमेय है, या एक ये मार्कर है, या एक कुछ भी हम एक रूल लगा के बोल दे कि हाँ यह एक मार्कर है तो मार्कर है किसी रूल के हिसाब से। या एक दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यानी कि मान लिए कि हम क्या एक या हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि एक मार्कर है। हम क्या करेंगे, उल्टा मान लेंगे। इसको मान लेंगे कि यह एक पेन है, ये मार्कर नहीं है, क्या एक पेन है। और इसकी प्रॉपर्टी, पेन की प्रॉपर्टी के हिसाब से हम चलते जाएंगे और आगे चल के हमें ये पता चलेगा कि पेन की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, गलत हो रही है। तो हम उस समय बोलेंगे कि हमारा क्या था, मानना गलत था, ये पेन नहीं मार्कर है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम चलेंगे। हमको सिद्ध करना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। प्रूफ में हम लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम इसको मान लेंगे परिमेय संख्या कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने बताया भी है कि परिमेय संख्या का हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, √5 बराबर P/Q। √5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन परिमेय संख्या को लिखने का एक प्रॉपर्टी होता है कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। और एक और चीज कि P और Q एक क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अच्छा, P और Q सहअभाज्य संख्याएं है, अभाज्य संख्याएं है। अब ये सहअभाज्य संख्या क्या होता है, तो चलिए मैं बताता हूं। सहअभाज्य संख्या ऐसा हो गया, मान लीजिए कोई हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है 5/4। तो कोई एक ऐसा संख्या एक के अलावा कोई एक ऐसा संख्या नहीं है जो 5 को भी काट सके और 4 को भी काट सके। यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि जब दो संख्याओं का हम HCF लेते हैं, महत्तम समापवर्तक लेते हैं, तो वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। मान लीजिए अगर हमारे पास ऊपर 8 है और नीचे 10 है, तो ये 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 4, और 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। यानी 8 में भी 2 छिपा हुआ है और 10 में भी 2 छिपा हुआ है। तो ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि जब हम इसका HCF लेंगे तो कुछ अलग ही आएगा। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो P को भी काट सके और Q को भी काट सके। उसे हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं कि 3/4, यानी कि एक 3 को भी काट सकता है और एक 4 को भी काट सकता है। लेकिन एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 3 को भी काट सके और 4 को भी काट सके। तो इस ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या। तो हमने बोला है कि √5 क्या है, P/Q के बराबर है। P/Q के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि √5 को हमने परिमेय संख्या माना है। और Q क्या होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। और P और Q सहअभाज्य संख्या है, यानी कि P और Q के बीच में, मतलब P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, कोई भी कॉमन संख्या ऊपर या नीचे में नहीं है। अगर हम ऐसे लिखें 15/9, तो इसमें देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 5 और इसको लिख सकते हैं 3 × 3। यानी 15 में भी 3 छुपा हुआ है और 9 में भी 3 छुपा हुआ है। तो ये हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जब हम इसको काट देंगे 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, यानी 5/3। अब ये सहअभाज्य संख्या है। तो चलिए देखते हैं आगे।
P बटा Q, हमने रूट 5 को क्या बोला कि एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या है तो हमने उसको क्या मान लिया, P बटा Q के रूप में मान लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, लिखेंगे ऐसे, लिखिएगा आप लोग, ये 5 नंबर में आता है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, आप ध्यान देकर समझिएगा, ऐसा कोई नहीं समझाएगा आपको। तो रूट 5 बराबर, अब यहां पे लिखेंगे रूट 5 और इसका स्क्वायर, P बटा Q इसका स्क्वायर, ठीक है। रूट 5 को जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये आ जाएगा आपका 5, और P का स्क्वायर हो जाएगा नीचे, Q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, P स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा P स्क्वायर, और 5 में Q स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5Q स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अब यहां पे समझने वाली बात है, बहुत सारे टीचर बहुत तरह से तरीके से बताते हैं, मैं जो बता रहा हूं एक बार वो भी आप देखिए, आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। P बराबर 5Q स्क्वायर। अब देखिए, यहां पे छोड़ दीजिए, यहां पे देखिए आप, अगर कोई संख्या 5 से गुणा में हो, जैसे 25, तो ये 5 से भाग लग जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 5 गुना 5 हम लिख सकते हैं, और इसको 5 से भाग लगाएंगे तो ये 5 इस 5 से कट जाएगा, ठीक है। ये कटे या नहीं कटे। अगर हमारे पास 30 है, 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 6 बटा में 5, यानी कि ये 5 कट गया, ये कटे या न कटे। मतलब कि 5 के साथ कोई भी संख्या गुणा में रहे, 5 के साथ कोई भी संख्या गुणा में रहे, वो संख्या 5 से कटेगी ही कटेगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 गुना 13 है और बटा में 5 है, ये 5 से ये 5 तो कटेगी, ये कटे या नहीं कटे, लेकिन ये 5 से ये 5 कटना ही है। यानी कि कोई भी संख्या अगर 5 से गुणा में है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी ही होगी। अब यहां देखिए, 5 के साथ Q स्क्वायर गुणा में है, 5 के साथ Q स्क्वायर गुणा में है, इसका मतलब क्या कि 5Q स्क्वायर जो है वो 5 से कटेगी ही कटेगी। नहीं आया समझ में, एक बार और समझिए, 5Q स्क्वायर 5 से दे रहा है। अब आप बोलिएगा कि सर इसको 5 से आप भागा क्यों लगा रहे हैं, 5 से आप भाग क्यों दे रहे हैं। अरे हमको 5 ही सिद्ध करना है ना, तो हम 5 से ही लगाएंगे, हमको 5 से सिद्ध करना है रूट 5, तो हम 5 से लगाएंगे। अगर यहाँ पे रूट 3 रहता तो हमसे रूट 3 लेके चलते हैं, ठीक है। तो 5Q स्क्वायर मान लीजिए 5, और Q स्क्वायर की जगह पे 2 मान लीजिए, 2 का स्क्वायर बटा में 5। तो ये कटे या नहीं कटे, ये 5 से ये 5 तो कटेगा, तो ये 5 से विभाजित हो गया। इसीलिए अगर 5Q स्क्वायर गुना, मतलब Q स्क्वायर 5 के साथ गुना में है, तो Q स्क्वायर कटे या ना कटे, 5 तो कटेगा। इसलिए हम लिखेंगे कि चूंकि 5Q स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है, इसलिए अच्छा 5Q स्क्वायर बराबर किसके है, P स्क्वायर के। तो जब ये कटेगा तो ये भी कटेगा। अगर कोई संख्या, अगर A बराबर है B के, तो B अगर कट रहा है 2 से, तो ये भी तो कटेगा 2 से। तो अगर ये 5Q स्क्वायर 5 से कट रहा है, तो P स्क्वायर भी 5 से कटेगा, P स्क्वायर भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अच्छा, एक चीज और समझिएगा कि किसी संख्या का वर्ग, ध्यान से समझिएगा, किसी संख्या का वर्ग अगर किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी। नहीं समझ में आया, ऐसे समझिए, किसी संख्या का वर्ग, मान लीजिए कि 2 का वर्ग कितना हुआ, 4। अगर ये 2 से कट रही है तो ये 2 भी उस संख्या से कटेगी। नहीं आया समझ में, दोबारा समझिए, अगर 5 का वर्ग 25 हो गया, अगर ये 5 से कट रही है तो ये जिस संख्या का वर्ग है ना, यानी कि 5, ये भी 5 से कटेगी। यानी कि किसी संख्या का वर्ग अगर किसी दूसरी संख्या से कट रहा है तो वो संख्या जिसका वर्ग है ना, वो भी संख्या उस संख्या से कटेगी। यानी कि यहां पे एक और ले लीजिए, अगर 10 का वर्ग करते हैं हम, 10 का वर्ग कितना है, 100, इसको हम 2 से भाग करेंगे, कटेगा।
ठीक है। तो ये 100 किसका वर्ग था? 10 का, तो ये 10 भी 2 से कटेगा। आया समझ में कि किसी संख्या का वर्ग अगर किसी दूसरी संख्या से कट रहा है तो वह संख्या भी उस संख्या से कटेगी। यानी कि 10 का वर्ग अगर 2 से कट रहा है तो 10 भी 2 से कटेगा। तो यहां पे पी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। पी भी 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने एक बात आपको बताई थी, पहले ध्यान से समझिएगा। हमने आपको एक बात बताई थी कि 5 के साथ कोई भी संख्या अगर गुणा में रहता है तो वो 5 से विभाजित होता है। मान लीजिए अगर 5 को हम 5 से विभाजित कर रहे हैं, कट गया, यानी कि 5 को हम 5 गुना 1 लिख सकते हैं ना, तब नहीं 5 से 5 कट गया। अगर 10 ले लीजिए तो 5 गुने 2 लिख सकते हैं, तब ये 5 5 से कट गया। 15 ले लीजिए, 5 गुने 3 लिख सकते हैं, तब ये 5 5 से कट गया, है कि नहीं? तो 5 के साथ कुछ भी गुणा में रहता है तब भी वो क्या होता है? 5 से कटता है। तो अगर पी 5 से कट रहा है, पी 5 से कट रहा है, तो मान लेते हैं ये कोई संख्या एक, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम क्या मान सकते हैं कि 5 के साथ कुछ ना कुछ एक गुणा में होगा, चाहे वो एम हो, क्यू हो, पी हो, आर हो, ए हो, बी हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ गुणा में है तभी ये 5 से कट रहा है। 5 के साथ कुछ ना कुछ गुणा में होगा तभी ये संख्या 5 से कट रही है। आया समझ में? तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है? एम है। एम के जगह पे आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, कोई मतलब नहीं है। इसलिए P बराबर क्या हो जाएगा? 5m। ये बात समझ में आई या नहीं आई? P बराबर 5m। ठीक है। नहीं समझ में आई दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब ये P का मान हमारे क्या आ गया? 5m आ गया। हम मान लेते हैं इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? पी स्क्वायर, यानी कि P के जगह पे हम 5m रख देते हैं, इसका स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5q का स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 25m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। ये 5 से ये 5 5 बार में कट जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा पलट देते हैं, q स्क्वायर को इधर लिख देते हैं, तो इधर क्या बच गया? 5m स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, p स्क्वायर 5q स्क्वायर के बराबर था, तो 5q स्क्वायर 5 से विभाजित हुआ, तो p भी 5 से विभाजित हुआ, p स्क्वायर भी, उसके बाद p भी 5 से विभाजित हुआ। सेम चीज यहां पे है, तो ये सारी चीजें हम सेम यहां पे लिखेंगे कि चूंकि 5m स्क्वायर क्या है? 5 से विभाज्य है, इसलिए अब जब 5m स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा, तो लिखेंगे q स्क्वायर भी 5 से क्या है? विभाज्य है। और जब q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, मान लेते हैं इसको समीकरण हम 2 और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। जरा ध्यान दीजिएगा, हमने बोला था कि P और Q क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य का मतलब कि P और Q के बीच एक को छोड़ के ऐसी कोई संख्या नहीं है जो P को भी काट सके और Q को भी काट सके। लेकिन जरा देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 यानी कि P भी 5 से कट रहा है और Q भी 5 से कट रहा है, यानी P और Q के बीच में 5 क्या हो गया? एक उभयनिष्ठ संख्या हो गया। तो ये तो गलत हो गया। हमने माना था सह अभाज्य यानी कि कोई उभयनिष्ठ नहीं होगा, लेकिन यहां तो 5 उभयनिष्ठ आ गया, तो हमारा गलत हो गया ये। अब गलत क्यों हुआ? क्योंकि हमने माना था कि यह परिमेय संख्या है, क्योंकि माना था हमने √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमारी ये अवधारणाएं क्या हो गई? गलत हो गई। तो हम लिखेंगे ऐसे पूरा लिखिएगा कि समीकरण 2 और 3 से P और
क्यू के बीच 5 क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, चाहे उभयनिष्ठ, हाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड है, चाहे उभयनिष्ठ संख्या है। मतलब 5 एक ऐसी संख्या है जो p को भी काट रही है और q को भी काट रही है। तो ये q का ये ऐसा क्यों हुआ कि हमने माना गलत था, तो हम बोलेंगे जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। अतः हमारी, चाहे हमारा मानना गलत है, हमारी अवधारणा गलत है, यहां पे लिखेंगे अवधारणा गलत है, इसलिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया एक बार आप रिपीट करके देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। अगर उससे भी समझ में नहीं आ रहा है आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा आपके लिए वीडियो बना के डालूंगा, इससे भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।